लेकिन एक समय में हमें भोजन कैसे मिलेगा, इसी की तलाश में हजारों हजार साल संघर्ष किया, तब पेट भर पाते थे। और इस तरीके से संघर्ष करते हुए उसने कपड़ा पहनना सीखा। उसने जब बीमार पड़ रहे हैं तो इलाज ढूंढा। हम लोग बाबा के चक्कर में पड़ जाते हैं, यह है अंधविश्वास। हमें इंसान और जो नजरिया हमारा देखने का वैज्ञानिक, ये बने तभी सुंदर समाज हो सकता है। देखिए, जापान इतना छोटा देश जो हर मामले में हमसे ऊंचा है, वहां नदी को नदी मानते हैं लोग, नदी को मां नहीं मानते। तब वहां सुंदर नदी साफ सुथरा है, साफ सुथरी है, और हम नदी को मां मानते हैं। लेकिन हमारे देश की नदियां गंदगी से भरी हुई है। तो इस तरीके से अगर हम अपने देश को अच्छा महान आधुनिक भारत बनाना चाहते हैं, तो हमारे देश के जो वैज्ञानिक हुए, सीवी रमन, मेघनाथ साहा, पीसी रॉय से लेकर के सत्येंद्रनाथ बसु से लेकर के तमाम वैज्ञानिक या मनीषी जो सुंदर समाज बनाने की सपना देखा, आधुनिक भारत बनाने का सपना देखा, उस सपना को हम तभी पूरा कर सकते हैं जब ये हम वैज्ञानिक नजरिया लेकर के चलेंगे। विज्ञान वरदान है कि अभिशाप है? अभिशाप नहीं है। वेरी गुड। हमारी भी यही समझ है, गैलीलियो साइंस क्लब की भी यही समझ है कि विज्ञान पैदा ही हुआ रोशनी दिखाने के लिए, रास्ता दिखाने के लिए। ये तो हमारी गलती है कि हम विज्ञान का मिसयूज कर रहे हैं। दिस कैपिटलिस्ट सिस्टम इज द रूट कॉज ऑफ ऑल इविल्स। ये पूंजीवादी सत्ता कंप्यूटर का यूज कर रहा है मैक्सिमम मुनाफा कमाने के लिए। आज एक कंप्यूटर से हजारों हजार लोग बेकार हो जा रहे हैं। अल्बर्ट आइंस्टीन ने जो थ्योरी दिया एटम बम का, उसको हिरोशिमा और नागासाकी में यूज किया। ये लोग जो सोसाइटी को प्यार नहीं करते थे, इंसानियत को प्यार नहीं करते थे, उन लोगों ने ये काम किया, हिरोशिमा नागासाकी को बर्बाद किया। सेकेंड वर्ल्ड वॉर लगभग जब खत्म हो चुका था, अपनी सुपरमैसी दिखाने के लिए अमेरिका ने किया, और आज भी वो इराक, अफगानिस्तान, सीरिया में ही कर रहा है। मेरी सोच है कि आप डॉक्टर बन गए, इंजीनियर बन गए, आईएएस बन गए, वैज्ञानिक बन गए, आप यदि आदमी नहीं बने, मामूली इंसान नहीं बने, तो आप सोसाइटी को, समाज को कुछ भी नहीं दे सकेंगे। फिर आपको मालूम चलेगा कि सन भी जो है स्टैटिक नहीं है, वो भी मिल्की वे के एक्सिस के अराउंड वो घूम रहा है। और उसके बाद भी मेरी जानकारी वहाँ तक नहीं है, बट शायद ये भी पॉसिबल है मिल्की वे भी स्टैटिक नहीं है। जब बिग बैंग हुआ तो बिग बैंग एक पॉइंट से शुरू हुआ और वहाँ से सारे एलिमेंट, ग्रह जो है, जितने सन हैं, बहुत सारे करोड़ों सन हैं, वो ओरिजिनेट हुए और वो अपने उस पॉइंट से वो एक्सपेंड करने लगे। तो ब्रह्मांड अभी भी एक्सपेंड कर रहा है। विज्ञान के प्रति होने की वजह से हमारा नेचुरल डेवलपमेंट भी एक हो रहा है। समाज भी धीरे धीरे ऊपर बढ़ रहा है, समाज भी धीरे धीरे तरक्की कर रहा है। आवश्यकता, मैं बार बार बोलता हूँ, आवश्यकता इस बात की है कि हम वैज्ञानिक दृष्टिकोण बने। धर्मांधता नहीं होनी चाहिए। मोर यू नो, मोर यू विल नो दैट हाउ लेस यू नो। जितना आप जानेंगे उतना ही अधिक आप ये जानेंगे कि आप कितना कम जानते हैं। मैं बार बार ये कहता हूँ कि कोई भी प्रोग्राम होता है तो प्रोग्राम में जो भी बातें होती हैं उन बातों को बस सुनने के हद तक नहीं रखना चाहिए, बल्कि उन सारी बातों को अपने प्रैक्टिकल लाइफ में लाने की कोशिश करनी चाहिए। हम लोग बच्चों को भी बताते हैं, छोटे बच्चों को जब 3-4 के क्लास में जाते हैं और ईवीएस की किताब वो देते हैं मेरे हाथ में, तो पहले हम उनको बताते हैं कि भाई देखो बच्चों, तुमको आखिर ये क्यों बताया जाता है कि दिन में 2 बार, एक तो सुबह में उठने के बाद ब्रश करना चाहिए और सोने से पहले भी ब्रश करना चाहिए। ये सिर्फ पढ़ाने के लिए, जानने के लिए ये सब बातें नहीं हैं, बल्कि इन सारी बातों को अपने प्रैक्टिकल लाइफ में लाने की ज़रूरत है।
मंजिलें उन्हीं को मिलती हैं जिनके सपनों में जान होती है। पंख से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। यानी आपने कार्ल सेगन के बारे में शायद कुछ सुना हो, अखबारों वगैरह में भी आता है। 90s में एक जो है उपग्रह भेजा गया, तो उस उपग्रह का पर्पस ये था कि वो सोलर सिस्टम में तो 9 ग्रह के का जो डायमीटर है उसके बाहर जाए और वहाँ से जो है वो स्टडी करे, मतलब उसको एक्स्ट्रा सोलर सिस्टम या बोले बियॉन्ड सोलर सिस्टम उसको ट्रैवल करना था। तो जब वो वॉयेजर सोलर सिस्टम के बाहर गया, जो 9 ग्रह हैं उनके भी दायरे से जब वो बाहर गया, तो कार्ल सेगन ने रिक्वेस्ट किया नासा को कि, और वो कम्युनिकेट कर रहा था अर्थ से, तो कार्ल सेगन ने रिक्वेस्ट किया कि वहाँ से अर्थ का एक तस्वीर लिया जाए, और अर्थ का तस्वीर जो है नासा ने फिर वॉयेजर का कैमरे का डायरेक्शन अर्थ की तरफ मोड़ा और एक तस्वीर ली। जब वो तस्वीर देखी तो उन्होंने एक बहुत फेमस कोट लिखा है, और वो बहुत हम्बलिंग कोट है। वो जो उनका स्टेटमेंट था, जब वो उन्होंने एक किताब लिखी उसके बारे में, जो उस तस्वीर के बारे में उन्होंने एक किताब लिखी जिसको द पेल ब्लू डॉट के नाम से वो किताब है, कार्ल सेगन ने जो लिखी। उसमें एक पैराग्राफ है जो बहुत बहुत मीनिंगफुल है, वो सब लोगों को पढ़नी चाहिए। मैं अगर परमिशन हो तो मैं उसको एक जो पैराग्राफ है मैं उसको पढ़ना चाहूँगा। उन्होंने जब उस ब्लू डॉट को देखा, ब्लू डॉट समझ रहे हैं, उन्होंने धरती को बहुत दूरी से देखा, सोलर सिस्टम के बाहर खड़े होके जब देखा, तो उन्होंने बोला कि उस बिंदु को फिर दोबारा देखें, वो जो ब्लू डॉट है उसको फिर आप दोबारा देखें। ये वो जगह है, सोचिए आप कितनी छोटी जगह में रहते हैं, आपका जो है लोगों की जो इच्छा होती है कि घर बना ले, मकान बना ले, गाड़ियां हों, लेकिन आप वहाँ इस पर्सपेक्टिव से आप बाहर जाके देखेंगे तो ये सब इनका कोई मीनिंग ही नहीं है। तो उन्होंने लिखा कि ये वो घर है, पूरी धरती बस एक घर है, और वो हम हैं जो धरती पे रह रहे हैं। उन्होंने वहाँ से देख के बोला कि वो हम हैं, इस पर वो सभी लोग हैं जिन्हें तुम प्यार करते हो, जानते हो, सुनते हो। जितने भी मनुष्य आज तक हुए हैं वो सब यही हुए हैं। हमारी खुशी, हमारी वेदना, हमारे धर्म, विचार, मत, शिकारी, नायक, आपके हीरो, कायर लोग, सभ्यता को बनाने वाले और उनको बिगाड़ने वाले, राजा और किसान, ये बता रहे हैं कि यहाँ कौन कौन लोग हुए हैं। प्यार से डूबे युवा, प्रत्येक माता पिता, पेरेंट्स, आशावान बच्चा, साइंटिस्ट,
इन्वेस्टिगेटर, नैतिकता के शिक्षक और भ्रष्ट नेता, महान नेता, हर संत, सेंट और पापी सब यही हुए। सब कुछ जो हमारे इतिहास में हुआ, इस नीले बिंदु के भीतर सूर्य के प्रकाश में दिखने वाली धूल की तरह लुप्त हो गया। मतलब जो भी कुछ हुआ है, राजा, रंग, फकीर, इंसान, जानवर जिनसे आप प्यार करते हो, आपके माता पिता, जो आपकी इच्छाएं हैं, सब यहीं पे इस बिंदु पे शुरू हुई और वहीं ख़त्म हो गई। इसका मतलब ये है कि यू एग्जिस्ट, योर एग्जिस्टेंस इज mere for the fraction of seconds। तो आपके चाहे जितनी खुशी हो, जितना दुख हो, वो बहुत फ्रैक्शन है इस पूरे ब्रह्मांड के रिस्पेक्ट में। कश्मीर में तो ठंडे इलाके में तो एप्पल होते हैं, तो चांद में ठंड है ना, उससे वाटर ही पाया गया है, तो फिर हम सीड उसमें हम उगा सकते हैं ना एप्पल। अच्छा सवाल है। तो चांद पे एप्पल या कोई फ्रूट उगाने की जहाँ तक बात है, तो पेड़ पौधों को उगाने के लिए केवल H2O नहीं चाहिए, केवल उसको ठंडा होना उस जगह का ठंडा होना ज़रूरी नहीं है। बहुत सारी चीज़ें हैं। पेड़ को उगने के लिए पानी चाहिए लिक्विड फॉर्म में। बर्फ़ के ऊपर पेड़ होना मुश्किल। हाँ, तो लिक्विड हो सकता है बिल्कुल। तो आपका कहना सही है, लेकिन उसके अलावा आपको पता होगा कि फोटोसिंथेसिस की भी ज़रूरत है। फोटोसिंथेसिस के लिए जो CO2 होना चाहिए, H2O होना चाहिए और सनलाइट होना चाहिए। तो सपोज़ H2O है ज़मीन के अंदर, वो भले ही अगर है तो उसके अलावा सनलाइट चाहिए अप्रोप्रिएट अमाउंट में, और CO2 भी चाहिए फोटोसिंथेसिस के लिए, तभी वो जो है प्लांट सरवाइव कर पाएगा। तो सारे फैक्टर्स अगर हैं, सारे कंडीशंस फुलफिल हो रहे हैं, तो ज़रूर हो सकता है। मेरी उम्मीद थी कि आप में से ज़्यादातर लोगों ने अब्दुल कलाम के बारे में सुना होगा, तो इसीलिए मैंने ज़्यादा इंट्रोडक्शन नहीं दिया। बट वो एक महान वैज्ञानिक, एक महान राष्ट्रपति और एक महान इंसान थे। और सौभाग्य की बात यह है कि एक बार मुझे उनसे मिलने का मौका मिला, और उनके किताबों की प्रेरणा थी कि मैंने कोशिश की कि मैं अब्दुल कलाम से मिलूंगा, और समहाउ ये पॉसिबल हुआ कि मैं उनसे मिला। तो जो मैं बात ये बोल रहा था कि उन्होंने एक बात जो हर एक किताब में उनकी जितनी भी किताबें हैं जिक्र की है, कि उन्होंने जो साइंटिस्ट बनने का, जो मिसाइल मैन बने, उन्होंने बहुत सारे मिसाइल्स बनाए, उन्होंने हॉवरक्राफ्ट बनाए, और जो स्पेस मिशन था इंडिया का, उसको उन्होंने बहुत आगे तक लेके गए। PSLV जो पोलर सैटेलाइट होते हैं, बहुत कम देश थे हिंदुस्तान के पहले जिन्होंने पोलर सैटेलाइट बनाया था। पोलर सैटेलाइट वो होता है जो जनरली अर्थ का एक्सिस ऐसे होता है, ठीक है। तो जो सैटेलाइट्स होते हैं वो अर्थ के एक्सिस के अराउंड ही घूमता है, लेकिन जो पोलर सैटेलाइट होता है वो अर्थ ऐसे घूम रही है तो वो ऐसे घूमता है पोल्स के थ्रू। तो उन्होंने पोलर सैटेलाइट में भी कंट्रीब्यूशन दिया। उन्होंने जो यहाँ का जो एटॉमिक मिशन था, एटॉमिक मिशन केवल बॉम्ब बनाने के लिए नहीं, जो अभी बात हो रही थी कि साइंस अभिशाप है या वरदान है, तो एटॉमिक डिवीज़न करके आप एनर्जी जनरेट करते हैं, और आप उस एनर्जी को चाहे तो बॉम्ब बनाने के लिए यूज़ कर सकते हैं, चाहे तो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो उन्होंने ये सारे कंट्रीब्यूशंस दिए। ब्लैक होल में लाइट ट्रैवल करता है। सो ब्लैक होल क्या होता है, जहाँ तक मैं एस्ट्रोफिजिसिस्ट नहीं हूँ, बट मेरी जानकारी के हिसाब से जो क्या है कि बहुत अच्छा सवाल है। आप बैठ जाइए। क्या नाम है आपका? सोहा। तो ब्लैक होल बनता कैसे है, पहला सवाल ये है। तो जितने भी ब्रह्मांड में सन है, बहुत सारे सन हैं, तो सन जो है, सन का जब क्या है कि वो आपस में जब घूम रहे होते हैं तो बहुत बार उनका कोलिजन होता है।
जब वो कोलाइड करते हैं तो उनका जो है मास बढ़ जाता है। तो पता होगा कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है, जो गुरुत्वाकर्षण शक्ति होती है, वो मास पे डिपेंड होता है। तो जैसे जैसे मास बढ़ता है ग्रेविटेशनल फोर्स बढ़ता जाता है। तो मास बढ़ते बढ़ते ग्रेविटेशनल फोर्स इतना हो जाए कि उसके आसपास से जो लाइट ट्रेवल कर रही है उसको भी अपने तरफ एब्जॉर्ब कर ले, तो जो लाइट गुजर रही है उसको भी वो एब्जॉर्ब कर लेगा, अपनी तरफ खींच लेगा। तो वहाँ से लाइट, आप किसी चीज़ को देखते कैसे हैं? आप ऐसे नहीं देखते हैं कि आपका आँख वहाँ पे कुछ क्या कहते हैं, प्रोजेक्ट कर रहा हो। आपको दिखाई तब देता है जब उस ऑब्जेक्ट से कोई लाइट आपके आँख तक पहुँचे। और जब ब्लैक होल इतना, उसकी ग्रेविटेशनल पावर इतनी है कि जो उसके आसपास से जो रे गुजर रही है, जो लाइट गुजर रही है, वो भी एब्जॉर्ब कर लिया, तो वहाँ से कोई लाइट आपके आँख तरफ वापस नहीं आ रही है, तो इसलिए आपको वो दिखता नहीं है। और ये ब्लैक होल की रियल तस्वीर है। उसके इस तस्वीर को लेने के लिए जिन कंट्रीज़ ने कंट्रीब्यूट किया उसके बारे में बताया गया। तो ये ब्लैक होल की तस्वीर है। तो ये जो ऑरा इसलिए दिख रहा है क्योंकि वहाँ पे सनलाइट को सनलाइट में बोल रहा हूँ, किसी भी तरह का, किसी भी सन से या किसी भी सोर्स से जो लाइट आ रही थी उसको एब्जॉर्ब करने की कोशिश किया जा रहा है। तो डायरेक्ट ब्लैक होल में प्रोजेक्ट होने के पहले वो लाइट जो है उसके अराउंड घूमती है, इसलिए एक ऑरा दिखता है। और ब्लैक जो सेंटर है वो बिल्कुल ब्लैक है क्योंकि वहाँ से कोई लाइट नहीं रिफ्लेक्ट हो रही है। ये बहुत अच्छा सवाल था। सबसे पीछे वाले बच्चे को, सबसे पीछे वाली बच्ची को, तो हमारे इधर मंच की तरफ बैठे हुए सब बूढ़े लोग, मुकेश जी को छोड़ के, और मंच से उधर बैठे हुए सारे बच्चे लोग, तो यहाँ पर बच्चों और बूढ़ों का बड़ा संगम है। प्रश्न आप करेंगे और आज आप लोगों के पास में प्रश्न करने के और प्रश्न का उत्तर खोजने के बहुत सारे साधन हैं। आप गूगल पर चले जाइए, आपको प्रायः हर प्रश्न का उत्तर मिल जाएगा। और आजकल हर बच्चे के पास में एक मोबाइल फ़ोन होता है, नहीं भी होता है तो घर में ज़रूर होता है, लेकिन उस पर वो क्या देखेगा? सीरियल देखेगा। उस पर वो क्या देखेगा? नेटफ्लिक्स में क्या है वो देखेगा। तो बच्चों, नेटफ्लिक्स में भी क्या है? वो भी एक जिज्ञासा की वस्तु है, लेकिन वह जिज्ञासा एक मनोरंजन है। अच्छा, विज्ञान की परिभाषा कोई बताएगा मुझे? विज्ञान की परिभाषा क्या है? कोई भी? एनीवन? यस यस, जोर से बोलो। सम ऑफ द नॉलेज, केवल उतना ही। सिस्टम ऑफ द नॉलेज। अच्छा, ये सिस्टम बता रही है, बिल्कुल सही बता रही है, व्यवस्थित होना चाहिए। साइंस, बैठो बैठो, साइंस जो है एक व्यवस्थित तरीके से किसी भी ज्ञान है, तो किसी भी चीज़ के व्यवस्थित ज्ञान को, उसी को साइंस कहते हैं। लेकिन समाज को विज्ञान से जोड़ने के लिए आवश्यक है आपको वैज्ञानिक दृष्टिकोण। सबसे पहला अंतरिक्ष में जाने वाला जीव कौन था? हैं? इधर से किसी ने बोला, एक नाम बोला, लाइका। सबसे पहले जाने वाला जीव कौन था? लाइका। लाइका कौन था? एक डॉग था। डॉग नहीं था, एक बिच थी, एक फीमेल डॉग। तो महिलाओं की भी वहाँ सबसे पहले साइंस में पहुँचने वाली महिलाएं थी, याद रखो। हमारे सूर्य को एक बौना कहा जाता है क्योंकि हमारा सूर्य बहुत छोटा सूर्य है। हमारी आकाशगंगा में कई सारे सूर्य हैं और इस प्रकार हमारे इस ब्रह्मांड में कई सारी आकाशगंगाएं हैं और उस प्रकार कई सारे ब्रह्मांड हैं। तो आप सोच सकते हो, और मैं इसकी आपको एक गणना बताता हूँ। तुम लोग सब साइंस के स्टूडेंट हो? लाइट किस स्पीड से चलती है? 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड, ठीक है। प्रकाश वर्ष किसको कहते हैं?
लाइट ईयर किसको कहते हैं? लाइट ईयर, लाइट ईयर का क्या मतलब है? प्रकाश की किरण यहाँ से चलते हुए 1 वर्ष में जितनी दूर पहुँचेगी उसको लाइट ईयर कहते हैं। बच्चों, मैं आप लोगों से बड़े विशेष रूप से कह रहा हूँ, आपके अंदर जब हम्बलनेस आएगा तो आप समझोगे कि यार हमारी तो कोई औकात है ही नहीं इतने बड़े ये ब्रह्मांड में, और हमारी जैसी कई पृथ्वियाँ हो सकती हैं। सबसे नियरेस्ट पृथ्वी होने की संभावना कितनी दूर है? कोई एक भी बच्चा, कोई? हमसे जो सबसे नियरेस्ट एक पृथ्वी हो सकती है, हमसे, हमारी इस पृथ्वी से सबसे निकट में जो एक अंदाजा लगाया गया है कि एक पृथ्वी और है, उस व्यक्ति के अंदर जितनी ज़्यादा संवेदना होगी, जितनी ज़्यादा सहनशीलता होगी, वह व्यक्ति उतना ही बड़ा होता है। जिसकी सहनशीलता, ये मत समझो कि सहन करने वाला व्यक्ति, आज गांधी का नाम सारी दुनिया में है, केवल आपके देश में नहीं है, पूरे विश्व में लोग गांधी को जानते हैं। क्यों? सहनशीलता उसका पहला गुण था। आप मुझे एक गाल पर थप्पड़ मारो तो मैं तुम्हें दूसरा गाल भी सामने कर दूंगा, उसका कहना ये था। आप उसको दूसरे तरीके से समझो कि कोई आदमी अगर आपके पास में कुछ आके बोल रहा है, उसकी मानसिक स्थिति को समझो, क्यों बोल रहा है वो ऐसा। ये क्यों जैसे ही आ जाएगा, कैसे जैसे ही आ जाएगा, कब जैसे ही आ जाएगा, किस तरह जैसे ही आ जाएगा, वहीं से आपका साइंटिफिक दृष्टिकोण, वैज्ञानिक दृष्टिकोण चालू हो जाएगा। कहीं भी हुआ तो क्यों, कैसे, किस तरह, साइंटिफिक दृष्टिकोण चालू हो गया। जैसे ही आपने प्रश्न किया तो बच्चों इस तरीके से याद रखिए, समाज क्या कहता है, समाज जब अच्छा होगा जब आपकी सहनशीलता अच्छी होगी। है हम बच्चों के लिए बहुत ही कीमती गुफ्तगू की है, और मैं बार बार ये कहता हूँ कि कोई भी प्रोग्राम होता है तो प्रोग्राम में जो भी बातें होती हैं उन बातों को बस सुनने के हद तक नहीं रखना चाहिए, बल्कि उन सारी बातों को अपने प्रैक्टिकल लाइफ में लाने की कोशिश करनी चाहिए। हम लोग बच्चों को भी बताते हैं, छोटे बच्चों को जब 3-4 के क्लास में जाते हैं और EVS की किताब वो देते हैं मेरे हाथ में, तो पहले हम उनको बताते हैं कि भाई देखो बच्चों, तुमको आखिर ये क्यों बताया जाता है कि दिन में 2 बार, एक तो सुबह में उठने के बाद ब्रश करना चाहिए और सोने से पहले भी ब्रश करना चाहिए। ये सिर्फ पढ़ाने के लिए, जानने के लिए ये सब बातें नहीं हैं, बल्कि इन सारी बातों को अपने प्रैक्टिकल लाइफ में लाने की ज़रूरत है। आज हमारे मेहमान ने इतनी अच्छी अच्छी गुफ्तगू की है, ज़रूरत इस बात की है कि इन सारी बातों को हम जहन नशी कर लें, अपने जहन में रखें और इसको अपने प्रैक्टिकल लाइफ में लाने की कोशिश करें। और इसी के साथ हम तमाम अपने मेहमान का, ये होली पाथ परिवार जो है, फैमिली जो है, बेहद शुक्रगुजार है, और मेरी ख्वाहिश है कि इस तरह से आप हम लोगों के बीच तशरीफ़ लाएं और अपनी बेशकीमत बातों से हमारे बच्चों को मुस्तफ़ीज़ करें। इसी शुक्रिया के साथ आज का प्रोग्राम इख्तिताम पजीर होता है। आज हम मौजूद हैं फुलवाई शरीफ के प्राइवेट स्कूल में, जी हाँ, होली पाथ पब्लिक स्कूल में। ये आपको फुलवाई शरीफ में खानका मुजीबिया मोड़ पे है, और यहाँ पे चल रहा था प्रोग्राम। बच्चों के बीच कुछ साइंस एक्टिविस्ट आए हुए थे और बच्चों से साइंस के बारे में बता रहे थे, साइंस की ये खासियत और साइंस आज जो तरक्की पे है उस पर बात हो रही थी बच्चों के बीच में। हमारे साथ इस पर बात करने के लिए मौजूद हैं साइंस एक्टिविस्ट हैं, सूर्यकर जितेंद्र जी हैं। इनसे ही हम बात करेंगे। सर, ये जो आज बच्चों के बीच में साइंस और टेक्नोलॉजीज़ के बारे में जो गुफ्तगू लोग का प्रोग्राम था, क्या उद्देश्य था ये साइंस के बारे में गुफ्तगू करने के लिए बच्चों के बीच? जो बच्चों के बीच, टीचर्स के बीच साइंस, साइंटिफिक आउटलुक एंड सोसाइटी, ये कैसे समाज के साथ विज्ञान का जुड़ाव कैसे है और लोगों का वैज्ञानिक नज़रिया बने, अंधविश्वास की जगह पर वैज्ञानिक नज़रिए से किसी भी घटना को देखें और तब जाकर के एक अच्छा समाज का निर्माण हो सकता है।
तो इसी प्रयास में ये बच्चों के बीच आज गुफ्तगू का एक बातचीत का कार्यक्रम ये आयोजित हुआ है। एक्चुअली ये ब्रेक थ्रू साइंस सोसाइटी जो है ये पूरे नेशनल लेवल पर काम करता है और इसके साथ बहुत सारे छोटे छोटे साइंस क्लब जुड़े हुए हैं। तो यहाँ भी गैलीलियो साइंस क्लब है। तो इस फुलवारी शरीफ इलाके में आपको ईसापुर में वहाँ बेस्ट पॉइंट पब्लिक स्कूल है, एवलॉन है, ऐसे कुरकुरी हाई स्कूल है, ऐसे संस्थाओं में, शिक्षण संस्थाओं में और मोहल्लों में भी ये साइंस एक्टिविटी और समाज के साथ कैसे विज्ञान का ये है, विज्ञान है क्या, अवेयर करना और वैज्ञानिक दृष्टिकोण पैदा करने का एक कोशिश, साइंस कल्चर पैदा हो। ये कोई घटना हो रही है उसके पीछे एक सवाल हम इंटरप्ट करना चाहेंगे। आप लोग साइंस को लेकर लोगों में, खासकर जो बच्चों में जाके जागरूकता फैला रहे हैं, लोगों में जाकर जागरूकता फैला रहे हैं, साइंस के बारे में साइंस की विशेषताएं बता रहे हैं, साइंस की जो कमियां है उसको कैसे और ज़्यादा पूरा करना है, और जो साइंस से ने जो नए नए आयाम पैदा कर दिए हैं हर क्षेत्र में, चाहे वो रोजगार हो, स्वास्थ्य हो, शिक्षा हो, मगर कुछ लोग आज भी साइंस को और जो विज्ञान है उसकी बातों को मतलब अनदेखा कर रहे हैं। आज भी लोग गाय के गोबर और गौमूत्र पीने की बात कर रहे हैं। वैसे लोगों को क्या कहें? एक्चुअली एक चीज़ को हम लोग को समझना होगा कि ये जो एक्चुअली साइंस का डेवलपमेंट, साइंस लोगों के बीच जाए और उसके आधार पर समाज के लोग सोचे और चले, ये सरकार की पॉलिसी होनी चाहिए। लेकिन सरकार की इस तरीके की पॉलिसी है, मात्र साइंस एंड टेक्नोलॉजी में सरकार का जो खर्च है वो है 0.5% जीडीपी का। तो आप सोच सकते हैं कितना कम खर्च सरकार करती है। और दूसरी तरफ ये चाहते हैं, माने ये हमको लगता है जानबूझ करके इस तरीके का एक साजिश है कि ऐसे चीज़ों को बढ़ावा दो, जैसे गाय का सवाल है, गौमूत्र का सवाल है, जहाँ की माने उससे साइंस से कोई लेना देना नहीं है। फिर बाबाओं का माने चक्कर, ओझा गुनी जो अंधविश्वास है, ऐसे माने चीज़ों को बढ़ावा देना, ये हमारे इंडियन साइंस कांग्रेस में भी इस तरीके से कि हमारे पुराने ज़माने में बहुत साइंस डेवलप था और उसको माने ये करने की आवश्यकता है। वाकई में जो वास्तव है उसी चीज़ को दिखाना चाहिए, तब इसे मान प्रतिष्ठा बढ़ती है और ये अंधविश्वास से मुक्त करने की ज़रूरत है सोसाइटी को। और साइंस के बारे में गुफ्तगू चल रहा था, क्या क्या सिखाया गया, क्या क्या सीखा आज? अभी सर स्कूल में सिखाया गया सोलर सिस्टम के बारे में सर, और सनलाइट के बारे में कुछ ऐसा डिफिनेशन दिया गया, मून के बारे में डिफिनेशन दिया गया। अच्छा लगा हम लोग को, बहुत अच्छा लगा, ब्यूटीफुल लगा सर। अच्छा, तो इस तरीके का प्रोग्राम हमेशा होना चाहिए। यस सर। खासकर जो साइंस के बारे में और ज़्यादा जानकारी और जो भी टेक्नोलॉजीज़ के बारे में बताया जाए, तो आप लोग चाहते हैं कि हमेशा इस तरीके का प्रोग्राम? यस सर, यस सर, हम लोग हमेशा होना। नाम क्या है? मोहम्मद अल्तमस, क्लास 8 में मज़ा आया इस तरीके बहुत मज़ा आया, बहुत अच्छा लगा। और आप? मोहम्मद आसिफ आलम, क्लास 8। क्या सीखे आज के? बहुत कुछ सीखे हैं एजुकेशन के मामले में, मतलब बहुत अच्छा ये प्रोग्राम क्या होना चाहिए। जैसे बहुत कुछ नहीं जानते थे, वो सर लोग आने से हम लोग सीखें। जैसे मून के बारे में बहुत कुछ, जैसे दूरी, डिस्टेंस कितना है, क्या चीज़ का, ये सब बताएं। बहुत अच्छा लगा। ये प्रोग्राम हमेशा ऐसा होता रहना चाहिए। खान, क्या सीखा आज के इस प्रोग्राम से? क्या आज के मतलब इस प्रोग्राम में बताया गया साइंस के बारे में, साइंस और टेक्नोलॉजी के बारे में, कि मतलब किस तरीके से साइंस हमारा तरक्की करता जा रहा है, आगे प्रोसेस की ओर बढ़ता जा रहा है। क्या तरक्की किया? क्या मतलब जैसे अब आगे साइंस, पहले जो लोग नहीं स्पेस में नहीं जा पाते थे, वहाँ मतलब उसके मून पे नहीं जा पाते थे लेकिन हाँ, लेकिन आजकल की जनरेशन में मून पे भी जाना आसान हो गया। आसान हो गया। स्पेस सेंटर में आराम से जाकर कोई भी इंसान मतलब मून पे जा सकता है आराम। क्या बनना चाहते हो बड़े होकर? क्या मतलब आगे की पढ़ाई के बाद क्या करना? हम तो मेडिकल में जाना चाहते हैं। मेडिकल में? क्या डॉक्टर बनना? जी। अच्छा लगा आज का प्रोग्राम हुआ, कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा। और क्या, बहुत अच्छा लगा, होना चाहिए। हाँ, क्या सीखा? सीखा यही कि साइंस के बारे में क्या सीखा? साइंस के बारे में ये सीखा कि बहुत साइंस आगे तरक्की कर चुका है। हम लोग अब कुछ भी कर सकते हैं साइंस के द्वारा। कुछ भी कर सकते हैं? हाँ, साइंस के द्वारा। तो मोबाइल यूज़ कर? नहीं तो सर, मोबाइल यूज़ कर सकते हैं लेकिन आप लिमिट से।
लिमिट सही से बोले, मोबाइल खूब यूज़ करते हो कि नहीं? नहीं, लिमिट से यूज़ करते हैं। मतलब फेसबुक वगैरह, ये गेम वगैरह, वो जो कौन कौन के पबजी और अरे